Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of History of English Literature. This is part 2 of lecture 18. We will discuss sonnet. Sonnet क्या होता है? Sonnet का जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड सोनेटो से जो है वो निकला है. इसका और मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग, यानी कि इटालियन वर्ड सोनेटो से सोनेट का वर्ड जो है वो बना है और इसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग. ठीक है, ये एक लिरिक पोइम होती है जो कि कंसिस्ट करती है 14 लाइंस के ऊपर. ठीक है, और राइट की जाती है आयम्बिक पेंटामीटर के ऊपर, यानी आयम्बिक पेंटामीटर को यूज़ करके ये जो 14 लाइंस की पोइम है, लिरिक पोइम, ये लिखी जाती है. शॉर्ट पर्सनल. अब लिरिक पोइम क्या होती है अगर हम ये डिस्कस करें, मुझे लगता है मैंने पहले भी बताया हुआ, लेकिन अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ. लिरिक पोइम होती है एक शॉर्ट पर्सनल पोइम होती है डेट एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर, यानी कि क्योंकि आपको पता है सोनेट का मतलब भी लिटिल सॉन्ग है और ये एक लिरिक पोइम है, तो इसका मतलब है कि जो लिरिक पोइम होती है वो भी शॉर्ट होती है और उसके साथ साथ वो पर्सनल भी होती है और उसके अंदर जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपनी जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस करता है. तो ये लिरिक पोइम होती है. ट्रेडिशनली या लव पोइम भी हम इसे कहते हैं. आयम्बिक रेफर्स टू द नेम ऑफ द फोर्ट विच इज कंपोज्ड ऑफ वीकर सिलेबल फॉलोड बाय एन असेंटेड सिलेबल. ठीक है ना. और आयम्बिक की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको कहा आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर 5 मीटर्स हो गए ना, तो आयम्बिक क्या होता है? आयम्बिक जो है वो एक फुट का नाम होता है, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि लिटरेरी डिवाइस का नाम होता है और ये कंपोज की जाती है इस तरह के से कि सिलेबल जो होते हैं, एक सिलेबल वीकल होता है और दूसरा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, असेंटेड होता है. ठीक है, यानी एक वीकर सिलेबल को फॉलो करता है स्ट्रॉन्ग और असेंटेड सिलेबल. ओरिजिन्स अगर हम देखें कि ओरिजिन्स क्या हैं, तो ओरिजिनेटेड अमंग द सिसिलियन कोर्ट पोएट्स इन 13th सेंचुरी. ये सोनेट्स के ओरिजिन की बात कर रही हूँ मैं कि कब स्टार्ट हुई सोनेट्स. ठीक है ना, बैकग्राउंड क्या है सोनेट का. तो ये स्टार्ट हुई थी 13th सेंचुरी में. और कहाँ स्टार्ट हुई थी? पोइट्स, कोर्ट के जो पोइट्स थे, यानी दरबार के जो शायर थे, और वो भी सिसिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं कि सिसिलियन कोर्ट के जो पोइट्स थे उनसे ये जो है ये स्टार्ट हुई थी और ये हुई थी स्टार्ट 13th सेंचुरी के अंदर. इन्फ्लुएंस्ड बाय द लव पोएट्री ऑफ प्रोवेंकल ट्रोबेडोर्स. ठीक है ना, यानी कि प्रोवेंकल ट्रोबेडोर्स जो थे, जिन्हें सिंगर्स भी कहा जाता है, उनकी जो लव पोइट्री थी उनसे इन्फ्लुएंस होके, उनसे इम्प्रेस होके सिसिलियन पोइट्स ने जो कोर्ट में पोइट्री की उसको नाम दिया गया सोनेट का. ठीक है, और ये 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी. स्प्रेड टू टस्कनी रीजन ऑफ इटली. ये इटली तक फैल गई. जो सोनेट है ये स्प्रेड होते होते इटली तक पहुंची. रीच इट्स हाईएस्ट एक्सप्रेशन इन पेट्रार्च कैंजोनेरी. पेट्रार्च की एक बैलेड थी, एक राइटिंग थी जिसका नाम है कैंजोनेरी. और जो बैलेड है वो, यानी कि सोनेट जो है वो अपनी हाईएस्ट पीक में पेट्रार्च की जो कैंजोनेरी थी उसमें पहुंची. यानी कि हाईएस्ट पीक जो आपको नज़र आएगी सोनेट की, वो आपको पेट्रार्च की राइटिंग कैंजोनेरी में नज़र आएगी. सीक्वेंस ऑफ लव पोइम्स एड्रेस टू लॉरा हिज आइडियलाइज्ड बिलव्ड. और वो क्या है कैंजोनेरी में, क्या है वो, ये है कि वो सीक्वेंस हैं लव पोइम्स की, यानी कि काफ़ी सारे उसमें लव पोइम्स हैं और वो लिखी किसके लिए गई हैं? वो उसकी बिलव्ड, आइडियलाइज्ड बिलव्ड है, यानी उसकी कोई आइडियल थी, कोई वो जिसको आइडियलाइज्ड करता था उसका नाम लॉरा था और वो उसने उसके लिए लव पोइम्स लिखी थी और उन लव पोइम्स में जो सोनेट है वो अपनी पीक पर पहुंची. This type of Petrarchal sonnet came to be known as the courtly love lyric. ठीक है, और ये जो उनसी टाइप थी सोनेट की जो कि पेट्रार्च ने यूज़ की थी और उसे हाईएस्ट पीक तक पहुंचाया था, हाईएस्ट प्लेस तक पहुंचाया था अपने कैंजोनेरी में, वो क्या थी? उसको नाम दिया था कि ये कोर्टली लव लिरिक है. ठीक है ना. द बेस्ट नोन स्टाइल्स ऑफ सोनेट्स आर. अब आपके पास स्टाइल्स या आपके पास टाइप्स अगर हम सोनेट्स की देखें तो 3 स्टाइल्स हैं आपके पास. एक तो पेट्रार्च इटालियन, क्योंकि पेट्रार्च इटालियन था तो उसकी जो सोनेट है उसका जो स्टाइल है, ये जिस तरह से उसने राइट किया है वो है इटालियन में.
ठीक है। तो आप उसे इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं, आप उसे पेट्रार्चन सोनेट भी कह सकते हैं। फिर है शेक्सपियर इंग्लिश, इसे आप इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हो, शेक्सपियरियन सोनेट भी कह सकते हो। देन स्पेंसरियन सोनेट, ठीक है, ये स्पेंसरियन सोनेट है, ये स्पेंसर ने बनाई थी, स्पेंसर ने इसको यूज़ किया था। अगर अब हम पेट्रार्चन सोनेट्स को देखें कि ये क्या होती हैं और किस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सोनेट्स और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है या उनमें क्या चीज़ें हैं जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है ना। तो पेट्रार्चन सोनेट को अगर हम देखें तो ये कंसिस्ट करती है 2 पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। एक ऑक्टेव कहते हैं जिस पार्ट को, और वो 8 लाइन्स का एक स्टेंजा होता है, यानी एक स्टेंजा जिसके 8 लाइन्स होती हैं, और एक और स्टेंजा जिसको हम सेस्टेट कहते हैं और वो 6 लाइन्स का स्टेंजा होता है, यानी कि 14 लाइन्स की सोनेट होती है, 8 लाइन्स का स्टेंजा जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं, 6 लाइन्स का स्टेंजा जिसे हम सेस्टेट कहते हैं, और ये 2 पार्ट्स होते हैं पेट्रार्चन सोनेट के, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ऑक्टेव और सेस्टेट जो हैं ये पार्ट्स ऑफ सोनेट हैं, और ये 2 स्टेंजाज हैं। ऑक्टेव जो है वो 8 लाइन्स का होता है, सेस्टेट जो है जिस तरह से सेस्टेट है 6 लाइन्स का होता है, ठीक है। राइम स्कीम देखें तो जो ऑक्टेव की राइम स्कीम है वो ए बी बी ए ए बी बी ए, यानी ए बी बी ए बी बी ए, 4 करके अगर आप करें तो 8 लाइन्स क्योंकि हैं। राइमिंग का आई होप कि आप लोगों को पता है कि जो एंड वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं, जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं उनको देख के हम राइम स्कीम बताते हैं कि क्या राइम स्कीम है, ठीक है ना। ऑक्टेव को अगर हम देखें तो प्रेजेंट द आइडिया और पॉजेज अ प्रॉब्लम। अब क्योंकि सोनेट है इसके अंदर कोई ना कोई बात तो होगी, तो जो ऑक्टेव है यानी कि जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं, जो फर्स्ट स्टेंजा है 8 लाइंस का, वो क्या करता है, वो आपको प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाता है या कि फिर आपके सामने एक आइडिया जो है वो प्रेजेंट करता है। यानी कि सोनेट के अंदर जो फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं, स्पेशली पेट्रार्चन सोनेट के अंदर जो फर्स्ट स्टेंजा होता है 8 लाइंस का, वो क्या करता है, वो आपको बताता है कि प्रॉब्लम क्या है या कि फिर किस आइडिया के ऊपर बात की जानी है, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड पार्ट ऑफ सोनेट देखें जो कि सेस्टेट है, तो सेस्टेट क्या करता है, आंसर करता है प्रॉब्लम को, क्योंकि आपने पहले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करवाई ना, तो फिर अब आप आंसर करेंगे उस प्रॉब्लम को। या अगर आप लोगों ने कोई आइडिया कोई और बात की है तो फिर वो जो है सेस्टेट हमारा स्टार्ट करता है विद अ वोल्टा। वोल्टा का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, यानी कि पहले आप प्रॉब्लम बता रहे हो, आप आइडिया बता रहे हो, देन आप टर्निंग पॉइंट दे रहे हो अपनी सोनेट को सेस्टेट में। फिर आप उस प्रॉब्लम का या तो सोल्यूशन बताते हो या फिर एक टर्निंग पॉइंट, यानी कि बिल्कुल ये टर्न कर लेते हो, अपना जो आपकी डायरेक्शन होती है बात करने की उसको आप चेंज कर लेते हो, डिफरेंट डायरेक्शन में उसे मोड़ लेते हो, या इस डायरेक्शन में बात करते हो कि एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा होता कि आप क्या बात करोगे नेक्स्ट जो है वो सेस्टेट में उसमें, ठीक है। इटालियन सोनेट जो होती है ये कॉमनली कॉल्ड की जाती है पेट्रार्चन सोनेट, यानी कि जो पेट्रार्चन सोनेट्स हैं ये असल में होती हैं इटालियन सोनेट। और हमने इटालियन सोनेट को डिस्कस किया है कि ये जो हमारे पेट्रार्च थे उन्होंने कैंजोनेरी में जो उनकी एक उन्होंने अपनी लवर के लिए जो सोनेट्स लिखी थी, एक सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स या एक आप कह सकते हैं कि जो उन्होंने एक कलेक्शन की थी सोनेट्स ये अपनी लवर के लिए, तो उन्होंने उसमें उसका नाम रखा था कैंजोनेरी, और पेट्रार्च ने वो तमाम की तमाम सोनेट्स लिखी थी। और पेट्रार्च को ही जो इटालियन हैं उनको ही हम लोग इसलिए उन्हीं के लिखी हुई सोनेट्स को, या जिस तरह से उन्होंने सोनेट्स लिखी थी उन्हीं सोनेट्स को हम लोग इटालियन सोनेट भी कहते हैं और पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। और जो पेट्रार्च की कैंजोनेरी है यही सबसे ज़्यादा पीक की सोनेट्स जो हैं उसमें हमें नज़र आती हैं। सीक्वेंस ऑफ पोइम्स इंक्लूडिंग 317 सोनेट्स एस्टैब्लिश द सोनेट एज अ मेजर फॉर्म इन यूरोप पोइट्री। वही बात है कि इन्होंने सीक्वेंस ऑफ पोइम्स लिखी थी, सोनेट्स लिखी थी, और वो 317 सोनेट्स थी जो इन्होंने अपनी लवर के लिए लिखी थी, लॉरा के लिए। और उसमें अब क्योंकि इन्होंने जो इस्टेब्लिश किया था, जो स्टाइल इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जो वे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था सोनेट का, वो इटालियन था, यानी कि ये इटालियन थे, तो इन्होंने वही कुछ चीज़ें जो थी वो इस्टेब्लिश की थी। और इन्होंने ही 317 सोनेट्स लिख के एक बेस बना दी थी यूरोप के अंदर जो पोइट्री थी उसकी, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने ही 317 सोनेट्स लिखी थी पेट्रार्च ने कैंजोनेरी में। और उसके बाद क्या हुआ था कि सोनेट जो है वो मेजर फॉर्म ऑफ यूरोपियन पोइट्री जो है वो बन गई थी, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती हैं। शेक्सपियरियन सोनेट्स 3 जो हैं वो क्वार्ट्रेंस पे और एंड अ कपलेट के ऊपर कंसिस्ट करती हैं, ठीक है। क्वार्ट्रेन क्या होता है, क्वार्ट्रेन होता है सिंपल 4 लाइंस का स्टेंजा, यानी कि वहाँ पे पेट्रार्चन सोनेट में क्या था, 8 लाइंस का फर्स्ट स्टेंजा था जिसे हम ऑक्टिव कह रहे थे, और 6 लाइंस का सेकेंड स्टेंजा था जिसे हम सेस्टेट कह रहे थे। लेकिन शेक्सपियरियन और पेट्रार्चन सोनेट का डिफरेंस क्या है, यही डिफरेंस है कि शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं उसके क्वार्ट्रेंस हैं और वो भी 3 क्वार्ट्रेंस हैं और एक कपलेट। कपलेट का मतलब है 2 लाइंस, ठीक है ना। कपलेट इज अ 2 लाइन स्टेंजा।
और क्वार्टरंस का मतलब होता है 4 लाइन का स्टैंजा, यानी कि 4 लाइन के 3 स्टैंजाज और फिर 2 लाइन्स का एक स्टैंजा। अगर राइम स्कीम देखें तो अल्टरनेट राइम स्कीम ये यूज़ करते थे अपने क्वार्टरेट में। किस तरह से ए बी सी डी ई एफ, ये राइम स्कीम होती थी शेक्सपियर की सोनेट्स की, ठीक है ना। और कपलेट की जो राइम स्कीम होती थी वो जी होती थी, दिस हेयर कपलेट की, क्योंकि 2 लाइन्स होती थी तो जी उसकी लाइन स्कीम होती थी। अच्छा, हेयर कंटेंट इज अ लाइट टू फॉर्म विद विच स्टैंजा इंट्रोड्यूसिंग अ सेपरेट आइडिया एक्सटेंडिंग प्लेइंग ऑफ और गोइंग विद व्हाट वेंट बिफोर द टर्न ऑफन कमिंग बिटवीन द फाइनल क्वार्टरन एंड द कपलेट। अब होता क्या था, जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज होते थे ना, वो आपको बताते थे कि बात क्या हो रही है, यानी कि वो आइडिया इंट्रोड्यूस करवाते थे, या कि फिर कोई जनरल सी बात, प्लेइंग ऑफ कोई नॉर्मल सी बात हो रही है वो बताते थे, या कि फिर वो आपको बताते थे कि एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। और फिर टर्न आती थी जब आप लोगों का लास्ट जो है फाइनल क्वार्टरन उसमें और कपलेट में, यानी कि फर्स्ट जो 3 हमारे पास क्वार्टरन्स है ना, तो फर्स्ट 2 क्वार्टरन्स जो थे वो आप लोगों के पास आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते थे बात क्या हो रही है, आप लोगों को आइडिया बताते थे, आप लोगों को बताते थे कि वैसे प्लेइंग में बात हो रही है, या फिर आपको बताते थे कि आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और देन लास्ट जो क्वार्टरन होता था और कपलेट होता था उसके अंदर आपको जो है टर्न नज़र आता था, आपको डिफरेंट जो है वो एक नज़र आता था कि उसके अंदर वो फिर इंट्रोड्यूस करवाते थे सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का, ये जो बात हो रही है उसका एंड क्या होगा, ठीक है ना। शेक्सपियर डिड नॉट इन्वेंट द इंग्लिश सोनेट फॉर्म बट ही इज़ रिकग्नाइज्ड एज इट्स ग्रेटेस्ट practitioner, therefore the English sonnet is commonly called the Shakespearean sonnet। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, पेट्रार्चन सोनेट में पेट्रार्च को जो है वो, या पेट्रार्च के नाम पे जो सोनेट था या इटालियन सोनेट जो उसे कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि पेट्रार्च ने जो है वो सोनेट्स यूज़ की थी और 317 सोनेट्स उसने लिखी, और उसकी वजह से जो है यूरोपियन इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को मेजर जो है वो मुकाम मिला, ठीक। लेकिन शेक्सपियरियन सोनेट को शेक्सपियर ने नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन शेक्सपियर जो था वो इसका प्रैक्टिशनर था, मींस कि वो उसको यूज़ करता था इस स्टाइल को। वो जो है उसने भी सोनेट्स लिखी बहुत ज़्यादा, और वो भी इसी स्टाइल को फॉलो करके कि 3 क्वार्टरन्स और एक कपलेट। और फर्स्ट 2 क्वार्टरन्स में आपको बताया जाता था कि बात क्या हो रही है, और देन लास्ट क्वार्टरन और कपलेट जो होता था उसके अंदर आपको बताया जाता था कि अब इसका जो है वो एंड पॉइंट क्या होगा। तो शेक्सपियर जो है वो इसका ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर तो माना जाता है, लेकिन वो इसका आप ये नहीं कह सकते कि वो इसका जो है वो फॉर्म उसने इन्वेंट नहीं की थी। शेक्सपियरियन सोनेट की जो फॉर्म है वो शेक्सपियर ने इन्वेंट नहीं की, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि इसने इसको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा यूज़ किया और लिखी सोनेट्स इसी स्टाइल में, तो इसलिए इन सोनेट्स को या इस स्टाइल की सोनेट्स को जिसके अंदर 3 क्वार्टरन्स और 2 कपलेट्स होते हैं, इसको शेक्सपियरियन सोनेट जो है इसका नाम दिया गया। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेंसरियन सोनेट को। स्पेंसरियन सोनेट में क्या होता था बेटा, इसकी राइम स्कीम अगर आप देखें तो वो है ए बी सी डी ई, ठीक है ना। यानी कि इसका भी अगर फॉर्म देखें तो 3 क्वार्टरन्स हैं और 1 कपलेट है ई। अब इसका फॉर्मेट जो है वो सिमिलर था शेक्सपियरियन या इंग्लिश सोनेट के फॉर्मेट से, कि इसके अंदर 3 क्वार्टरन्स थे और एक इसके अंदर था कपलेट। और होता क्या था, इसके अंदर 12 लाइंस में यानी कि 3 क्वार्टरन्स के अंदर इसके अंदर प्रॉब्लम बताई जाती थी। इन 3 क्वार्टरन्स के अंदर प्रॉब्लम को बताया जाता था, या फिर आपको बताया कोई न्यू आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। और ये जो सी 2 लाइंस थी, जो ये कपलेट था लास्ट वाला, इस कपलेट के अंदर सॉल्यूशन बताया जाता था, जिसे क्लोजिंग कपलेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन बता के जो सोनेट होती थी उसे क्लोज किया जाता था। तो इसका जो अगर हम देखें फॉर्मेट तो क्या होता था, 3 क्वार्टरन्स एंड अ कपलेट। 3 क्वार्टरन्स के अंदर प्रॉब्लम आपको पता चल गई और कपलेट के अंदर आपको सॉल्यूशन पता चल गया। और इसका क्या, अगर हम इसकी राइम स्कीम देखें तो वो ए बी सी डी और ई इसकी राइम स्कीम थी। इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं थी। ज़्यादातर इसका जो यानी कि इसकी जो सिमिलैरिटी है वो शेक्सपियरियन सोनेट के साथ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और वो यही है कि 2 लाइंस में इसकी सॉल्यूशन होती थी और 12 लाइंस में इसका प्रॉब्लम या आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया जाता था। अब हम डिस्कस करेंगे एडमंड स्पेंसर को, क्योंकि ये रिनाइसेंस में इनका जो है बहुत ज़्यादा इनका नाम है, ठीक है ना। तो एडमंड स्पेंसर की अगर हम बर्थ की बात करें तो ये पैदा हुए थे 1552 में या 1553 में हुए, ये पैदा लंदन के अंदर थे, ठीक है ना। इनके फादर जो थे उनका नाम था जॉन स्पेंसर, और वो जो थे वो जर्नीमैन थे, यानी कि क्लॉथ मेकर थे। यानी कि एडमंड स्पेंसर के जो फादर थे जॉन स्पेंसर, वो क्या थे, वो क्लॉथ मेकर थे। Spencer believed to have originated from
लैंकाशायर वेयर दे वर कनेक्टेड विद द प्रोमिनेंट लोकल फैमिलीज। अब क्या था, स्पेंसर के बारे में ये कहा जाता है या बिलीव किया जाता है कि ये लैंकाशायर जो एक प्लेस थी वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी इनकी फैमिली, या वहाँ से इनका जो था वो लिंक था, वहाँ से इनका जो था वो जान पहचान थी, क्योंकि जो लैंकाशायर जो जगह मानी जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नोबल फैमिलीज़ जो थी, जो नोबल अपने आप को समझते थे या नोबल कंसीडर किए जाते थे, वो बिलोंग करते थे वहाँ से, लैंकाशायर से। तो इनके बारे में भी, एडमंड स्पेंसर के बारे में यही माना जाता है कि ये भी जो है लैंकाशायर से इनका ओरिजिन था, ये वहीं से ओरिजिनेट हुए थे, इनकी फैमिली जो है वहाँ की रहने वाली थी। कंफर्मेशन नहीं है, ये जस्ट बिलीव्स हैं, यानी कि स्पेकुलेशंस हैं। confirmed to have had at least one sister सारा and a number of brothers। अगर इनके हम लोग सिबलिंग्स की बात करें, यानी कि बहन भाइयों की बात करें, तो भाइयों की कितनी तादाद थी ये हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन एडमंड स्पेंसर की एक सिस्टर थी और उसका नाम सारा था, ये कंफर्म है। अच्छा, attended merchant tailor school probably from its opening in 1561। 1561 में ही मर्चेंट टेलर स्कूल जो है वो ओपन हुआ था और एडमंड स्पेंसर उसमें उनका एडमिशन हुआ था और इन्होंने वहीं से जो है अपनी, आप कह सकते हैं कि एजुकेशन का स्टार्ट किया था, जिसका नाम है मर्चेंट टेलर स्कूल। इन्होंने अपनी एजुकेशन का स्टार्ट उसी स्कूल से किया है। Studies at that time were concentrative on works of Cato, Caesar, Horace, Lucan and Homer। यानी कि ये वो नाम हैं जो कि आप लिटरेचर में कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस माने जाते हैं, ठीक है ना। अब तो आपको भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोगों ने होमर का नाम भी सुना होगा, होरेस का नाम भी सुना होगा, सीजर का नाम भी सुना होगा। तो ये वो नाम है जिनको बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है, जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। और उस ज़माने में, जिस ज़माने में एडमंड स्पेंसर ने जो है वो स्कूल में एडमिशन लिया या उनकी स्टडीज़ जारी थी, तो उस ज़माने में इनके वर्क्स जो हैं, ये जो वर्क फिगर्स हैं, इनके वर्क्स पे जो है वो फोकस किया जाता था और इनके वर्क्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को। His studies also included Latin language and composition। और इनकी जो स्टडीज़ होती थी वो ही यूज़ की जाती थी, यानी कि जो एडमंड स्पेंसर है उनकी स्टडी में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती थी, लैटिन लैंग्वेज यूज़ होती थी और कंपोजिशन तो आपने पढ़ी, आई होप आपको पता है कि कंपोजिशन क्या होती है, यानी कि कंपोज की हुई फॉर्म्स में चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं कंपोजिशन, ठीक है ना। तो इनकी स्टडी, एडमंड स्पेंसर जब स्कूल में थे तो कौन कौन सी चीज़ें होती थी और कौन कौन से वर्क्स होते थे, ये बेटा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये माइंड में रखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये माइंड में रख लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे भी आप लोगों ने 4 ईयर्स जो है वो यही चीज़ें पढ़नी है, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ही स्टडीज़ इंक्लूडेड लैटिन लैंग्वेज और कंपोजिशन। देयर माइट हैव ऑल्सो बीन ट्रेनिंग इन ग्रीक एंड हैब्रियो। और क्या था, और ये था कि इनकी जो थी ट्रेनिंग थी, मतलब इन्हें लैटिन लैंग्वेज में पहले पढ़ाया गया, फिर इनको ट्रेन दिया गया। जब इनको पढ़ाया गया या इनको आगे प्रोफेशनल फॉर्म में ले गए, या स्कूल में ही ऐसा था कि इनकी ट्रेनिंग की जाती थी लैटिन और ग्रीक और हैब्रियो लैंग्वेज में। यानी कि इन्होंने इस तरह से 3 लैंग्वेजेस तो इन्होंने सीख ली, एक इन्होंने स्कूल में सीखी और जब इनकी ट्रेनिंग हुई तो 2 और इन्होंने सीखी जो कि ग्रीक और हैब्रियो थी। अच्छा, 1569 में ही लेफ्ट स्कूल एंड अटेंडेड व्हाट इज़ नाउ नोन एज पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज। यानी कि इन्होंने पहले 1561 में स्कूलिंग अपनी स्टार्ट की थी, 69 में इन्होंने स्कूल को मतलब इनका कंप्लीट हो गया था और इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया। और कॉलेज इनका नाम क्या था, पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि जो कॉलेज था पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज में, ये इन्होंने वहाँ से कॉलेज अपना जो है वो कंप्लीट किया। He could not afford either school and was supported at both Taylor's and Pembroke। यानी कि जब ये टेलर स्कूल में गए थे और जब ये पेम्ब्रोक स्कूल में थे, तब भी दोनों जगह पर ये जो थे अपने जो एजुकेशनल फंड्स थे या एजुकेशनल जो एक्सपेंसेस आप कह सकते हैं, ये वो नहीं पूरे कर पा रहे थे या नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों जगहों पर ही इनको सपोर्ट किया था। यानी कि इनके फादर जो हैं वो क्लॉथ मेकर थे, तो उनकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो इनको स्कूल भेजें। और वैसे भी आपने देखा कि इनके काफ़ी सारे भाई थे और एक सिस्टर भी थी इनके अलावा, तो पेरेंट्स के पास इतने एक्सपेंसेस नहीं होंगे कि वो उनको स्कूल भेजें। तो एडमंड स्पेंसर को सपोर्ट किया गया था, इनको मीन्स क्या आप कह सकते हैं स्पॉन्सर किया था किसी ने, और बोथ स्कूल इन कॉलेज, बोथ जगह पर। अच्छा, अब जब ये कैम्ब्रिज में गए कॉलेज में, तो स्पेंसर ने स्टार्ट किया पोएट एज ट्रांसलेटिंग एंटी कैथोलिक प्रोपोगेंडा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो एंटी कैथोलिक प्रोपोगेंडा था वहाँ पे इन्होंने जो है कैम्ब्रिज कॉलेज में स्पेंसर ने एज अ पोएट जो है वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। 1573 में स्पेंसर ग्रेजुएट हुए कॉलेज से, इन्होंने बीए कंप्लीट किया पेम्ब्रोक से, और 11th थे ये लिस्ट में 120 लोगों के
जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि कंप्लीट जो लिस्ट थी स्टूडेंट्स की, जो कंप्लीट तादाद थी स्टूडेंट्स की वो 120 थी, और जो स्पेंसर थे इनका नंबर था 11th। इसका मतलब है कि ये लाइक स्टूडेंट थे, ठीक है ना। 1576 में स्पेंसर ने रिसीव किया था एमए, यानी कि एडमिशन इन्होंने एमए में लिया था, या एमए में इन्होंने एडमिशन स्टार्ट किया था, और ये 66 थे ऑफ द 70th इन हिज क्लास, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इनका ग्रेड जो था वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया जब इन्होंने एमए में एडमिशन लेने की कोशिश की, या जब इनका एमए में एडमिशन हुआ उस टाइम। तो इनकी जो रैंकिंग थी वो क्योंकि बहुत ख़राब थी, बहुत नीचे थी, जिसकी वजह से इनको स्कॉलरशिप जो थी वो ऑफ़र नहीं हुई, स्कॉलरशिप इन्हें नहीं मिली, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ही लेफ्ट एंड वेंट टू कैंट वेयर ही वर्क फॉर जॉन यंग एज अ सेक्रेटरी। इट इज़ हेयर वेयर द राइटिंग्स ऑफ हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज स्टार्टेड। अच्छा, अब इन्होंने जब एमए में इनका एडमिशन हुआ और इन्हें वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिली और वहाँ पे ये नहीं पढ़ना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर इन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने छोड़ा और ये चले गए जॉन यंग के पास, और वहाँ पे इन्होंने काम किया एज अ सेक्रेटरी। अब वहाँ पे जब इन्होंने एज अ सेक्रेटरी काम किया तो इन्होंने वहीं से अपनी जो है राइटिंग और पब्लिकेशन का जो है स्टार्ट वहाँ से ही लिया। 1579 में स्पेंसर जो है लंदन वापस आए और इन्होंने जो है वो काम करना स्टार्ट किया अर्ल ऑफ लेसेस्टर, ठीक है ना। यानी कि जॉन यंग्स को छोड़ के ये वापस लंदन आ गए और लंदन आकर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट की, यानी कि काम करना स्टार्ट किया अर्ल ऑफ लेसेस्टर में के पास। While employed there, he came to know Sir Philip Sidney and Sir Edward Dyer। यानी कि जब ये अर्ल ऑफ लेसेस्टर के पास काम कर रहे थे तो ये दो बड़ी फिगर्स के साथ इनकी जान पहचान या नो हाउ हुई, और वो है सर फिलिप सिडनी और सर एडवर्ड डायर। They were all courtiers that were seeking to promote new English poetry। अब ये क्या कर रहे थे सारे के सारे, ये जो थे ये वहाँ पर कोर्टियर्स थे। कोर्टियर्स क्या होते हैं, ये कोर्टियर्स आप उन लोगों को कह सकते हैं जो कि एज अ एडवाइज़र जो होते हैं वो रॉयल कोर्ट में जो है वो काम करते हैं, और या कि फिर एज कंपेनियन, मींस के एज अ कंपेनियन या एज अ एडवाइज़र जो है ये लोग शाही महल में या जो शाही दरबार होता है यानी कि रॉयल कोर्ट होता है वहाँ पर ये काम करते थे, और किंग और क्वीन को किसी भी मसले में प्रॉब्लम में जो है एडवाइस की अगर ज़रूरत होती थी तो इन लोगों से एडवाइस ली जाती थी, क्योंकि ये मतलब एक आप कह सकते हैं कि लिटरेट और पढ़े लिखे अच्छे फैमिली से बैकग्राउंड इनका अच्छा था, तो ये वहाँ पे काम करते थे। और ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे न्यू इंग्लिश पोइट्री को, यानी कि एज अ कोर्टियर जब ये काम कर रहे थे रॉयल कोर्ट में तो साथ साथ ये क्या काम कर रहे थे, ये न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री जो था, न्यू स्टाइल ऑफ इंग्लिश पोइट्री उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिर बात है अगर कोई चीज़ किंग और क्वीन के सामने प्रमोट की जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ जो है फ़ौरन से फेमस हो जाएगी, और ये लोग यही कोशिश कर रहे थे। स्पेंसर्स रिजल्ट वॉज हिज फर्स्ट रिलीज द शेफर्ड्स कैलेंडर। और स्पेंसर ने क्या किया था, स्पेंसर का रिजल्ट सबसे अच्छा आया था क्योंकि इसने उन्हीं डेज़ में अपनी जो फर्स्ट इसकी जो राइटिंग थी, जो लिटरेरी पीस था शेफर्ड्स कैलेंडर, उसको रिलीज़ कर दिया था। अगर मेजर वर्क देखें हम स्पेंसर के तो वो कौन कौन से हैं, फेरी क्वीन जिसकी 24 बुक्स हैं, यानी कि वो इतनी लॉन्ग है कि 24 बुक्स के ऊपर वो कंप्लीट होती है और उसका नाम है फेरी क्वीन। शेफर्ड्स कैलेंडर जो मैंने अभी आपको बताया इनका फर्स्ट लिटरेरी वर्क था। माइनर पोएम्स की अगर हम बात करें तो द ब्रायर एंड द ओक, मदर हबर्ड्स टेल, एस्ट्रोफल एमोरिटी और सैनट्स एपिथालेमियन एंड फोर हाइम्स। ठीक है, ये एस्ट्रोफर एमोरिटी और जो ये सोनेट्स हैं एपिथालेमियन और जो शेफर्ड्स कैलेंडर, ये तीनों तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, फेरी क्वीन भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरा मतलब है कि फेरी क्वीन तो बहुत लॉन्ग है ना, लेकिन ये जो तीनों चीज़ें हैं ये शॉर्ट हैं और ये तकरीबन नॉर्मल इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं रखती, लेकिन ये फेमस भी बहुत हैं। पोइटिकल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक न्यू वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था अपनी फेरी क्वीन में, जो कि 24 बुक्स की थी, और उसको उन्होंने कहा था स्पेंसरियन स्टैंजा। ठीक है, स्पेंसरियन स्टैंजा जो था यानी कि वो इंट्रोड्यूस करवाया था एडमंड स्पेंसर ने अपनी बुक फेरी क्वीन में। ठीक, ओटावा राइमा जो होता है, ओटावा राइमा जो होता है ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जो कि कंसिस्ट करती है स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन्स, यानी कि जितने भी स्टेंजाज होंगे वो 8 लाइन्स के होंगे और उसी को ओटावा राइमा कहते हैं। यानी कि एक पोइट्री की फॉर्म है जिसमें जितने भी स्टेंजाज हों वो 8 लाइन्स के हों तो उसे आप ओटावा राइमा कह सकते हो, और सिलेबल्स उसके अंदर होते हैं, यानी कि 8 लाइन्स हों, 11 सिलेबल्स हों, और जो राइमिंग स्कीम होगी उसकी वो होती है A B A B B C B C C।
ठीक है ना, ये राइमिंग स्कीम है। यानी कि अगर ओटावा राइमा के बारे में अब आपसे पूछा जाए तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। ओटावा राइमा क्या होता है, सिलेबल्स जो इसके अंदर स्टेंजास जो होते हैं वो 8 लाइन्स के होते हैं, 11 इसके अंदर सिलेबल्स होते हैं, और जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी सी सी। ठीक है ना, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। करेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम स्पेंसर की पोइट्री के, तो वो क्या है, परफेक्ट मेलोडी इसके अंदर पाई जाती है, यानी कि एक अच्छी स्टाइल में इनकी जो लाइंस होती थी वो लिखी जाती थी कि वो मेलोडियस किस्म का एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते थे। अ रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी नज़र आती थी उसके अंदर, स्प्लेंडेड इमेजिनेशन होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजिनेशन जो है वो स्पेंसर की थी, और उसने वो इमेजिनेशन जो है वो अपने वर्क के अंदर इस्तेमाल की। अच्छा, अ लॉफ्टी मॉरल प्योरिटी एंड सीरियसनेस, यानी उसके बाद क्या है, इनके जो वर्क्स होते थे वो मॉरल होते थे, यानी कि मॉरल प्योरिटी नज़र आती थी इनकी राइटिंग के अंदर, इनकी पोइम्स के अंदर, और सीरियसनेस भी नज़र आती थी। इमेजिनेशन के साथ साथ जो सीरियसनेस है वो भी इनकी पोइम्स में पाई जाती थी, और प्योरिटी यानी कि मॉरल प्योरिटी भी मौजूद होती थी, सेंस ऑफ ब्यूटी भी नज़र आती थी, मेलोडी भी होती थी, अ डेलिकेट आइडियलिज्म भी पाई जाती थी इनके वर्क्स के अंदर। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.